Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. My channel is for all the students, those who are preparing about NEET examination, CET examination, UGC CSIR NET, SET examination, GATE examination, PET examination and IIT JEM examination. Today I have brought you one of the most interesting topic in the biotechnology, that is restriction enzyme. Yes, we know that the person you can call tailor, the person those who used to stitch the cloth. If imagine that if that person don't have a scissor, then you can imagine how he is going to cut the cloth, how he is going to stitch the cloth. Yes, same way genetic engineer is basically incomplete without the use of restriction enzymes. Okay, तो मैं आपको आज समझाऊंगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने क्लास हैं, कितने टाइप हैं, उनके नेमिंग कैसी होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा होता है और क्लीवेज पैटर्न कैसा होता है. तो आइए हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में. काफ़ी डिटेल में आज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने डिस्कवर किया होता. रेस्ट्रिक्शन enzyme was first time was discovered by the Stewart Lin and Werner Erber. First time restriction endonuclease, you can say directly endonuclease or you can say first restriction enzyme. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्चुअली जो मेन फेमस है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इसके लिए ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जगह पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सबसे पहली डिस्कवरी स्टीवर्ट लिन और वर्नर अर्बर ने की थी, और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो थी हाइंड सेकंड. अभी हाइंड सेकंड का मतलब क्या होता है. एच का मतलब होता है हीमोफिलस. ठीक है, आईएनडी मतलब इन्फ्लुएंजी, एंड सेकंड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड. ठीक है, तो ये हुआ उसका पूरा फुल फॉर्म. हाइंड, एच स्टैंड फॉर हीमोफिलस, IND stand for influenza and second stand for REN, restriction endonuclease type second. तो ये एक्चुअली इसका मैंने पूरा फुल फॉर्म बता दिया. एक्चुअली ये नोमेनक्लेचर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है, लेकिन मुझे ये बताना था आप लोगों को सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी है. तो वो ये है. आज तक अभी तक मतलब 2021 मतलब 21st सेंचुरी तक ऑलमोस्ट 900 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहली वाली जो थी वो थी हाइंड सेकंड, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में जनरली पाई जाती है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन सिस्टम कॉल्ड RMS, स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. जनरली ये नीट वगैरह के सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इज स्पेशली फॉर द हायर स्टैंडर्ड लेवल, लेकिन आप लोगों को मैं भी बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है. जैसे देखिए, बैक्टीरिया वायरस अगर हमारी बॉडी में अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी से उनके अगेंस्ट लड़ती है. यस, व्हेन बैक्टीरिया वायरसेस एंटर्स इन आवर बॉडी, our immunity of our body basically fights against to that bacteria and viruses. This is our immune power. Yes, same way when bacteriophage try to attack on bacterial cell, that time bacterial restriction endonuclease enzyme used to cut the DNA. आपकी जानकारी के लिए मैं पहले सिंपल भाषा में बता दूं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं, और तभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जेनेटिकल सीजर भी कहते हैं. आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. ठीक है, मैंने थंबनेल बनाया था डीएनए, और डीएनए को कट करने वाली जो कैंची थी
वो कैची मतलब होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट इज अ जेनेटिकल सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। व्हाई? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए, जेनेटिकल मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, सबसे पहली बार ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, और जब बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, तो बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहे थे तो बैक्टीरियोफाज का अटैक बेसिकली अनसक्सेसफुल हो रहा था। तभी उन्होंने डिस्कवरी की, तभी उन्होंने स्टडी किया कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंजाइम्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर दे रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया अपनी इम्यूनिटी दिखा रहे हैं, और इस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हम कौन सी एंजाइम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं? हम बेसिकली बैक्टीरियोफाज के डीएनए को ब्रेक करते हैं, इसके लिए हम इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, आरएमएस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड RMS system found in the bacterial cell, those who possess restriction enzyme। ये थोड़ा क्लीन नीट दिखे, मुझे यहाँ पे भी काफी और लिखना है, इसके लिए हम यूज करते हैं से RMS। ओके, RMS में यहीं पे लिख देता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डिटेल में। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डायरेक्टली एंडोन्यूक्लियस नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द डीएनए। ये डीएनए के ऊपर कहाँ कट करती है, कैसे कट करती है, वो हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। So how many types of restriction endonuclease enzymes? Actually, I wanted to tell you, before explaining the type, I must tell you the class of restriction endonuclease enzyme. How many classes are there in the restriction endonuclease enzyme, or you can say restriction enzyme? Restriction enzyme belongs to major class called nuclease, and this nucleus basically have two different variety. One is endonuclease and second one is exonuclease. Restriction enzyme belongs to one major class, and the name of a class is nuclease. And this nucleus is of two categories. One is endonuclease, second one is exonuclease. Endonuclease and exonuclease. अभी इसका मतलब क्या होता है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का? ठीक है, तो ये देखिए, restriction endonuclease is a type of enzyme which cut inside the DNA, like here. But restriction exonuclease basically cut at the end of a DNA, either at the topmost part or either at the bottommost part. तो restriction exonuclease का काम होता है डीएनए के ऊपर की तरफ कट करना और नीचे की तरफ कट करना। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और एंडो का मतलब होता है विद इन, मींस इनसाइड। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट इनसाइड द डीएनए, whereas restriction exonuclease cut outside the DNA. Outside may be the top or outside may be the bottom, but it is exo, it is outside, whereas endonuclease cut within the DNA. अब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सॉरी रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के बारे में, एंडोन्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रिसर्च में स्टडी में आती है तो वो होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो नाउ वी विल only and only discuss about restriction endonuclease. So let's start about restriction endonuclease. Restriction endonuclease is, in short, it is called RE. In short, it is called REN. Stand for restriction endonuclease. I hope so. Second time or third time, whenever I will teach you REN, you must understand REN means restriction endonuclease enzyme, the enzyme which is responsible for cutting the DNA inside the DNA within the DNA molecule. अब पहले मैं आपको restriction endonuclease के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। Restriction endonuclease enzyme
is used to cut the DNA, but inside the DNA, within the DNA, and therefore it is also known as a molecular scissor. It is also called genetical scissor or DNA scissor. ठीक है, सीजर का मतलब होता है कैंची। ये मॉलिक्यूल को कट करती है, कौन से मॉलिक्यूल को? डीएनए मॉलिक्यूल को। ये जेनेटिकल मॉलिक्यूल कट करती है। जेनेटिक मॉलिक्यूल सबसे फेमस मॉलिक्यूल तो डीएनए है, और ये डीएनए को कट करती है, इसके लिए इसका नाम डीएनए सीजर भी है। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन आल्सो कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, कैन आल्सो नोन एज अ जेनेटिकल सीजर, कैन आल्सो नोन एज अ डीएनए सीजर। जो कैंडिडेट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की इंफॉर्मेशन निकल बता दूं, आपको रनिंग नोट्स निकालनी चाहिए। लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस REN आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, जेनेटिकल सीजर, डीएनए सीजर, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप पढ़ो तो आपको टेक्स्ट बुक इतना सीबीएसई का नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ सिंपली ये भी समझ सकते हो REN रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यस, आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, जेनेटिकल सीजर, डीएनए सीजर। तो आप लोगों को ये सीजर से इजीली समझ जाएगा। इवन तो जो मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, मुझे भी काफी गर्व है अपने आप पे कि काफी अच्छा थंबनेल बनाया है। मैंने डायरेक्टली एक डीएनए पोर्शंस को कैंची से कट करते हुए दिखाया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम जिस एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो डीएनए को कट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखो सबसे पहले क्या देख लिया, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अप टू राइट नाउ। We have discussed classes of restriction enzyme. Like restriction enzyme belongs to two category: exonuclease, endonuclease. We understood that exonuclease cut only outside the DNA, either at the top, either at the bottom, whereas restriction endonuclease cut within the DNA. Then we understood other synonymous name of restriction endonuclease enzyme. Now we are moving towards the type of restriction endonuclease. So let's start with the types of REN. Okay, so restriction endonuclease enzyme basically it has a three main types. So you can say REN type 1, REN type 2, REN type 3. Yes, but these are three different type of restriction endonuclease. So restriction endonuclease enzyme basically belongs to these three different types. If you follow the Wikipedia or if you see in the Google, then I'll tell you restriction endonuclease enzyme basically are of five category. But in general study we are using three type of enzyme. Really I am telling you restriction endonuclease are of five category, but in common way we are using only three in a study purpose. So those who are in the research field, they are using these five type of restriction endonuclease. I'll tell you restriction endonuclease 1 and 3rd are used in natural processes. Yes, type 1st and 3rd are used in natural processes, and this second is used in genetic engineering. I'll tell you what is this. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और जो 3rd है वो नेचुरल प्रोसेस में यूज की जाती है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारी बॉडी के अंदर हो, इकोला बैक्टीरिया के अंदर हो, बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया के अंदर हो, प्लांट के अंदर हो, अमीबा के अंदर हो, पैरामीशियम, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरली टाइप 1 और टाइप 3rd जो है वो नेचुरल प्रोसेस करते हैं। नेचुरल प्रोसेस इन द सेंस जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हमें डीएनए को कट करना पड़ता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को कट करना पड़ता है, सेल डिवीजन में डीएनए को कट करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हम रेस्ट्रिक्शन 1 और रेस्ट्रिक्शन
थर्ड यूज करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। लेकिन टाइप सेकंड जो होते हैं वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जैसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन को, जब भी हमें लेबोरेटरी में डीएनए को कट करना होता है तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप की सेकंड की यूज करते हैं। जनरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बिलोंग्स टू 3 डिफरेंट कैटेगरी and these are restriction endonuclease 1, 2, 3. Basically restriction endonuclease 1 and 3rd is used in the natural procedure, like how we cut the DNA inside the living body during the DNA replication, during the protein synthesis, during the cell division. That time these are considered as natural procedures. So in a natural procedures we are using type 1 and type 3rd, whereas type second is used in the laboratory when we are cutting the DNA inside the laboratory. We call in vitro techniques or in vitro procedures. That's called genetic engineering or rDNA technology. So that time we are using restriction endonuclease type second. So I hope so you have understood types of restriction endonuclease, type 1, type 2 and type 3. Let's move to the another point, that is called nomenclature of RNA. Nomenclature of RNA. What does it mean by nomenclature? Nomenclature means giving art of nomenclature is nothing but the art of giving name. Like when a baby get birth, after a particular days, like 6 days, we used to give a particular name to that baby. That's called art of giving name. Yes. Same way, after the discovery of an enzyme, scientists are giving particular name to that enzyme. That is called nomenclature. एंजाइम की डिस्कवरी होने के बाद साइंटिस्ट इस एंजाइम को, उस एंजाइम को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं और इस टेक्निक को, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ आरएन। नोमेनक्लेचर मींस गिविंग अ नेम टू द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स हाउ दैट नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज गिवन। जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहली जो थी हाइंड सेकंड थी, तो उसका नाम आपको पता ही, आपके सामने लिखा ही है, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, first time enzyme was like a hind second. Okay, so where hind, where H means, H stand for Haemophilus. Okay, and IND stand for influencing. And what is second? It means restriction endonuclease second. Sometimes we are writing like that way, E, co, R, 1. Now here R is also included. I'll tell you what is R. E stand for Escherichia and CO stand for coli. Yes, always remember first letter is always taken from the genus. Yes, like we used to say Hibiscus rosa sinensis, China rose commonly we called. So hibiscus is the name of a genus, Rosa sinensis is the name of a species, like a Periplaneta americana, common name of a cockroach. Okay, so Periplaneta is the name of genus and Americana is the name of species. So first letter is always taken from the genus, and second and third, or you can say fourth also, like here second, third and fourth, these letters are taken from the species. We know that the method of writing the you can say scientific name, first letter of genus we have to write capital and other letters small, and all the letters of a species we have to write in small. So here we say E stand for Escherichia and CO stand for coli. And what does it mean by R? R stand for strain and 1 stand for restriction endonuclease type 1. अभी आप स्ट्रेन क्या होता है आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो देखिए, जैसे आपने देखे होंगे डॉग जो होते हैं, डॉग में कई किस्म के प्रकार होते हैं, कई प्रकार के डॉग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनरली ब्रीड। तो प्लांट में एनिमल में हम ब्रीड कंसेप्ट यूज करते हैं। सेम वे मान लो एक इकोलाई बैक्टीरिया है और दूसरा भी इकोलाई बैक्टीरिया, 2 इकोलाई बैक्टीरिया है, दोनों के दोनों स्पीसीज सेम है,
अगर स्पीसीज सेम है तो उनमें 99% 100% सिमिलरिटी होगी, लेकिन अगर 1% दोनों के बीच में डिफरेंस है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन में स्पीसीज के नीचे कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया में क्या यूज करेंगे? ब्रीड की जगह पर हम यूज करेंगे स्ट्रेन। तो इको R1, इस्चरशिया कोलाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन सॉरी R का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेन एंड 1 का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 का मतलब होता है टाइप 1, लेकिन टाइप 1 लिखने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाम सेकंड, बाम। नाउ बी स्टैंड फॉर बेसिलस and AM stand for amyloticus and second stand for restriction endonuclease second। हो गया आप लोगों को क्लियरली? ठीक है, तो जो भी होता है उसका हमें सबसे पहला लेटर जो होता है वो फर्स्ट लेटर वाला हमें जीनस सिलेक्ट करना है, बाकी के जो 2 लेटर हैं वो हमें स्पीसीज सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद लिखा है अगर R1 तो मतलब स्ट्रेन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, R2, R3, या तो अगर R नहीं लिखा है, ऐसा डायरेक्टली लिखा है लाइक बाम सेकंड मतलब बेसिलस अमाइलोटिकस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, फर्स्ट लिखा होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, थर्ड लिखा होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। तो ये चीज एकदम सिंपल है। डिफिकल्टी कहाँ होती है पता है? अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज योर फुल फॉर्म ऑफ बाम, तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज क्यों होगे? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सीबीएसई में हमें ये बताया है हैंड सेकंड का फुल फॉर्म। क्यों फुल फॉर्म? क्योंकि वो तो बेसिकली इन महारथियों ने, इन फेमस साइंटिस्टों ने डिस्कवर किए होते, इसके लिए उनको हैंड सेकंड का तो पता नहीं है सीबीएसई में, और उन्होंने एग्जाम्पल में इको R1 भी बताया लेकिन बाकी नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बाम सेकंड लिखा है यहाँ पे, आप लिख सकते हो नोटबुक में। मैं और एक चीज आपको पूछता हूँ, मान लो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड मिलती है, ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग थर्ड टाइप ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज फाउंड, सो व्हाट यू विल गिव अ नेम इफ आई आस्क यू? ठीक है, तो आप नाम कुछ इस प्रकार दोगे, उसे दोगे आप यस HSA, ठीक है, क्यों? मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस साइंटिफिक नाम है। तो देखिए H स्टैंड फॉर होमो, SS स्टैंड फॉर सेपियंस एंड टाइप थर्ड मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप थर्ड। तो ये हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं। इन दिस वे वी आर गिविंग अ पर्टिकुलर नेम टू द पर्टिकुलर एंजाइम अकॉर्डिंग टू देयर जीनस, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज, लैटिन वर्ड्स। यस, लैटिन लैंग्वेज हम यूज करते हैं नाम देने के लिए एंजाइम्स को। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बेसिकली नोमेनक्लेचर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। Now we are moving towards the recognition sequence. Recognition. Can you guess what does it mean by recognition? Recognition means to search. Recognition means to search. I'll tell you basically. Suppose when you give a cloth to the tailor and ask him that I wanted to basically you just made a shirt for me, okay, which should be the handmade. आप मेरे लिए के ना शर्ट को बेसिकली स्टिच कीजिए। आप अगर टेलर को कहते हो और आप उनको कपड़ा देते हो 2 मीटर 3 मीटर, अगर आप उनको कपड़ा देते हो तो सबसे पहले वो आपकी मेजरमेंट लेंगे, नाप लेंगे जिसे हम कहेंगे, और मेजरमेंट लेने के बाद वो उस शर्ट को उस कपड़े को सबसे पहले मार्किंग करने के बाद कटिंग करेंगे। तो वैसे ही हमें डीएनए को कट करना है।
लेकिन डीएनए को कट करने से पहले आपको उसे मार्किंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मार्किंग करने के लिए डीएनए में आप कैसे मार्किंग करोगे, वो होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फिर से एक बार समझ लीजिए, आई एम टेलिंग यू, सपोज यू गिव सम क्लॉथ like 2 meter 3 meter to the tailor, yes, and ask him just stitch a shirt for me, okay, then the tailor will take a measurement of your you can say shirt, or you can say your body, and then ultimately he will cut the cloth. But before cutting the cloth, he will take a ruler and he will mark the area where he wanted to cut. So before cutting he is putting some line, drawing some line just to start cutting. Same way, when you are trying to cut the DNA, before cutting the DNA you have to draw a particular line. Instead of, in case of a DNA we don't have to draw a particular line. यहाँ पे हमें कोई डीएनए के ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन हमें एक पॉइंट सर्च करना होता है जहां से हम कट करें। जैसे मैंने आपको कहा, रेस्ट्रिक्शन है एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के ऊपर और नीचे, मतलब दोनों आउटसाइड में कट करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर कट करते हैं, लेकिन अंदर भी कहीं पे भी कट नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर दोस एंजाइम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, नॉट रैंडम। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो रैंडम कट करते हैं, मतलब कहीं पे भी कट कर देंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट करते हैं जहां पे हम उन्हें कहेंगे। लेकिन हम उन्हें कैसे कहेंगे? विद द हेल्प ऑफ वन केमिकल दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नीशियम। सो वेरेवर वी विल पुट अ मैग्नीशियम आयन इन द डीएनए, दिस विल डिसाइड दैट वेयर वी हैव टू कट, ओके, वेयर वी हैव टू कट। तो जहां पे हम मैग्नीशियम आयन ऐड करेंगे वहीं पे ही बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेंगे। तो वो होता है हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज नथिंग बट द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द डीएनए फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग द कटिंग ऑफ डीएनए। रिकॉग्निशन सीक्वेंस डीएनए की वो सीक्वेंस है जहां पे हम डीएनए को कट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। नाउ आई विल शो यू। Always remember, recognition sequence is palindrome sequence. Palindrome sequence. What does it mean by palindrome sequence? Palindrome sequence is also called mirror image sequence. Palindrome sequence is also called मिरर इमेज सीक्वेंस। नाउ आई टेल यू व्हाट इज मिरर इमेज। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपना ही फेस दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीएनए में कुछ ऐसी सीक्वेंस है, अगर आप उनको राइट से लेफ्ट रीड करो या तो लेफ्ट टू राइट रीड करो तो आपको एक जैसी दिखाई देगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, लाइक MALAYALAM, क्या लिखा है ये है मलयालम। मलयालम is a name of a one language, okay. Now if you, this is from the right to left. Now we will write here from left to right, yes, like M first, then A, then L, then A, then Y, then L, then A, then last M. So if you read it from right to left, it is Malayalam. But if you read it from left to right, it is again Malayalam. Okay, you can say like that with left to right. It doesn't matter. अगर आप उसे यहाँ से वहाँ read करते हो, right to left, या तो उसे shuffle कर दो, left to right, तो आपको एक जैसे ही दिखेंगे, मलयालम, मलयालम, yes? तो आपको दोनों जैसे दिखेंगे। जैसे आप ये देखिए, नयन, ठीक है। सो अगर आप नयन राइट टू लेफ्ट लिखते हो तो नयन है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो भी नयन ही दिखेगा। देखिए NAYA and finally last N. So Nayan from right to left and Nayan from left to you can say left to right. तो आप कैसे भी लिखो वो चीज कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट,
it is called as a mirror image sequence. It is also called as a palindrome sequence. तो ये तो चलिए, ये तो कॉमन चीजें थी, ठीक है। ये तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स से, हमें इंग्लिश के वर्ड्स से कुछ लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है, हमें डीएनए से लेना देना है। तो ये देखिए, मैं आपको एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस ड्रॉ करके बता रहा हूँ। G A T T C. Okay. Now here first is G, but last is C. Now, so we have to take a C from the last. So C, then T, then this T, then this A, then this A, and finally this G last. So see, this is from right to left, this is from left to right. G and C, guanine and cytosine pair with each other by triple bond. Adenine pairs with thymine by double bond. Adenine pairs with thymine by double bond. Thymine pairs with adenine by double bond. Thymine pairs with adenine by double bond. Cytosine pairs with guanine by triple bond. So finally, what we have observed, what we have found, अगर आप right to left या तो left to right अगर जाते हो, तो आपको कुछ ऐसी इमेज दिखेगी जो एक दूसरे से मिरर होगी, और उस मिरर इमेज को हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। डीएनए में, डीएनए काफी बड़ा है, ठीक है, डीएनए काफी बड़ा है, लेकिन जब भी आपको डीएनए में मिरर इमेज दिखे, आपको वहीं पे कट करना है। आप एक चीज याद रखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ना, वो सिर्फ 6 नाइट्रोजन बेसेस को ही कट करती है। यस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो 6 नाइट्रोजन बेसेस को ही कट करती है। तो ये देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे कट करती है, लाइक दिस। आपको ऐसा लगेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले यहाँ पे कट करेगी फिर यहाँ पे कट करेगी, ऐसा नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसी सीजर है जो ऐसे कट करती है। Recognition sequence is nothing but the sequence present in the DNA where we have to make a cut, and when we are making a cut we have to keep it in mind that wherever we are making a cut it should be the palindrome sequence, means it should be the mirror image sequence, means when you are reading it from right to left or when you are reading from left to right, it must look mirror to each other. This is called पैलिंड्रोम सीक्वेंस और मिरर इमेज सीक्वेंस। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस टॉपिक में देखा था क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सच एज एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन वी डिस्कस nomenclature of restriction enzyme, and then we have discussed recognition sequence of restriction endonuclease enzyme. Now we have reached up to the final topic of our you can say this restriction enzyme, that is nothing but the cutting. So how basically it is called, it is simply called cleavage pattern. मैं आपको पता है फिर बार बार ये टेलर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये एक ऐसे बंदे हैं जो बेसिकली कपड़ों को एक स्पेसिफिक पैटर्न से कट करते हैं, ये उनकी कला है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले वो कपड़ों के ऊपर मार्किंग करेंगे, उसके ऊपर अपनी वो कैंची चलाएंगे, क्योंकि उनको मार्किंग दिखती है और वहीं पे वो कैंची चलाते हैं, तो कपड़ा क्लियरली कटता है। अब हम जो चीज़ पे पहुँचे, हम जिस टॉपिक पे पहुँचे वो है क्लीवेज पैटर्न। क्लीवेज का मतलब होता है कट करना, पैटर्न मतलब डिज़ाइन, कौन सी डिज़ाइन से आपको डीएनए को कट करना है। तो सबसे पहले हम डीएनए का बेसिक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज दी okay, see, this is the basic structure of DNA. I have to draw in such a way that it will look something larger. So this is the structure of DNA where we are drawing the nitrogen base. Adenine pairs with thymine by double bond, and guanine pairs with a cytosine by triple bond. These are complementary nitrogen bases, and behind the nitrogen base there is a deoxyribose sugar is present,
and behind the sugar there is a phosphate group is present, that is H3PO4. So we will just write P stand for phosphate group. Okay, see this is what here we have enter up to the cleavage pattern. Now we are here to cut the DNA, but how we will cut the DNA? There are two different you can say criteria. First criteria, when you are cutting the DNA molecule, keep it in mind, when you start the cutting DNA molecule, you must search 6 nitrogen bases. Yes, but how that 6 nitrogen bases should be? These 6 nitrogen bases should be palindrome sequence, means mirror image, right to left, left to right should be same. ठीक है, जब भी आप डीएनए को कट करना शुरू करो, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जहां पे कट करते हो वो 6 नाइट्रोजन बेसेस होने चाहिए. सेकंड चीज ऐसी है कि आपको वो जो 6 नाइट्रोजन बेसेस है वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए, मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए. जैसे आप राइट टू लेफ्ट रीड करो या तो लेफ्ट टू राइट रीड करो, आपको वो मिरर दिखने चाहिए, एक जैसे ही दिखने चाहिए, तभी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहली बात 6 नाइट्रोजन बेस, दूसरी बात पैलिंड्रोम सीक्वेंस. अगर ये दोनों चीजें आपको दिख जाती हैं, फिर आपको क्या करना है, कट. लेकिन जब भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे, आपको पहले वहां पे मार्किंग करनी पड़ती है. जैसे टेलर पहले मार्किंग करती है, लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही वो कट करते हैं. तो सेम वे हमें डीएनए को पहले मार्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें उसे कट करना पड़ेगा. तो मार्किंग हम किससे करेंगे? मार्किंग करेंगे हम मैग्नीशियम आयन से. यस, मार्किंग ऑफ डीएनए is done by Mg++ ions. Okay, so we will use a magnesium ion. Like here we will put one magnesium ion. Here we will put magnesium ion. Yes, here we will put a magnesium ion. Here we will put magnesium ion. You know why we are cutting between the phosphate and sugar? If you know, there are 3 type of bond. मैंने आपको पढ़ा है डीएनए में. The bond between nitrogen base is weak hydrogen bond. Bond between nitrogen base and sugar is phosphate bond, and the bond between two nitrogen bases is weak hydrogen bond. Between adenine and thymine, double weak hydrogen bond. Between guanine and cytosine, triple weak hydrogen bond. Bond between nitrogen base and sugar is ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और तीसरा बॉन्ड होता है बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अभी यही साइड क्यों सिलेक्ट करते हैं? मान लो अगर हमने यहाँ पे कट किया तो फॉस्फेट निकल जाएगा, लेकिन शुगर और नाइट्रोजन बेसेस वो वही रहेंगे. लेकिन होगा क्या? तो ये देखिए, डीएनए बेसिकली जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? Nucleoside contain only nitrogen base and sugar, but nucleotide contain nitrogen base, sugar and third one phosphate group. Yes, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों होते हैं. अगर आप फॉस्फेट को निकाल देते हो या तो तोड़ देते हो तो फॉस्फेट निकल जाएगा और न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में, और डीएनए जो है डबल हेलिकल है ना, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. समझ रहे हो आप? फिर से एक बार सुनिए. Why we are putting a magnesium ion, why we are marking this point between phosphate and sugar? When you are saying nucleotide and nucleoside, nucleotide means nitrogen base, sugar and phosphate. All these three together it is called nucleotide, and nucleotide is a double helical structure. But only nitrogen base and sugar is a single stranded DNA molecule. Yes, it is called linear DNA. मतलब न्यूक्लियोसाइड लीनियर डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और न्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें डबल हेलिकल डीएनए को ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है. तो हमें क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन किसमें करना है? न्यूक्लियोसाइड में. और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा. और फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करेंगे. तो सबसे पहले हमने डीएनए में
पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब मिरर इमेज सर्च कर लिया और हमने डिसाइड कर लिया कि इन 6 नाइट्रोजन बेसेस को कट करना है, मतलब इतने टुकड़े को कट करना है। और उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया, मैग्नीशियम आयन। फर्स्ट, before the cutting we have selected 6 nitrogen base, that these are the 6 nitrogen base. Second criteria, we thought that this is the palindrome sequence, we will cut this from this point up to this point, and at the finally we have put in magnesium ion. Now we are ready to cut. So restriction endonuclease will cut like this way. Yes, it will cut like this way. तो जैसे ये यहाँ से कट करते हैं तो फॉस्फेट और शुगर, यहाँ पे भी शुगर और फॉस्फेट ये सेपरेट हो जाएंगे। तो फॉस्फेट अलग हो गया तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड विल टर्न इनटू न्यूक्लियोसाइड। ओके, नाउ न्यूक्लियोटाइड was double helical, but nucleoside is linear. क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट निकलने के बाद न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड डबल हेलिकल होता है ऐसे, लेकिन अगर फॉस्फेट निकल गया तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड डायरेक्टली लीनियर स्ट्रेट हो जाएगा। When we are removing phosphate from the nucleotide, then nucleoside is getting turned into the nucleoside. Nucleotide is basically like this double helical, but after removing phosphate it turn into the single stranded linear DNA molecule. Okay guys, तो ये था हमारा पॉइंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अब ये चीज़ याद रखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में मान लो अगर किसी टेलर के पास सीजर पड़ी नहीं है तो वो कैसे कपड़े को कट करेगा, कैसे स्टिचिंग करेगा, शर्ट कैसे बनाएगा, पैंट कैसे बनाएगा। एक बेसिकली टेलर अधूरा है सीजर के बिना। सेम वे बायोटेक्नोलॉजी कहो या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहो या तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहो या तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी करने वाला इंजीनियर, वो अधूरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना, क्योंकि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आपको every time you have to cut the DNA, and when you have to cut the DNA, when you are interested to cut the DNA, that time you need thoroughly this enzyme, compulsory this enzyme restriction। आपको समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने क्लास हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस ऊपर और नीचे कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस अंदर कट करते हैं। टाइप 1 2 3, 1 और 3 नेचुरल प्रोसेस में, टाइप सेकंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। उसके बाद हमने देखा जनरली हमने देखा nomenclature, art of giving name to enzyme, like a hind second, Haemophilus influenzae restriction enzyme second, Echo R1, Escherichia coli restriction endonuclease 1, BAM second, Bacillus amyloticus second। तो हमने ऐसे, मैंने आपको ये भी बताया कि ह्यूमन में अगर एंजाइम मिलती है तो हम नाम कैसे देंगे उसे, तो ये होता है जनरली। उसके बाद हमने क्लीवेज पैटर्न देखा कि मिरर इमेज होनी चाहिए, जब भी हम कट करते हैं तो वो मिरर इमेज होनी चाहिए, वो बेसिकली पैलिंड्रोम सीक्वेंस होनी चाहिए, जैसे आप राइट टू लेफ्ट रीड करो या लेफ्ट टू राइट रीड करो, एक जैसी दिखनी चाहिए। और फिर बाद में हमने देखा क्लीवेज पैटर्न, डीएनए को हम कट कैसे करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर गेटिंग अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू द बायोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई एरर हो, आपको कोई डिफ़िकल्टी और डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन भी हो सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9028179848। थैंक यू।